मेरा नाम है ताहिर मुमताज़। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में हम पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स को देख रहे हैं। प्रीवियस सेशंस के अंदर हमने डिस्कस किया था 1947 से लेकर 1956 तक पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुई उनको हमने वन बाय वन डिस्कस किया। पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली को हमने डिस्कस किया डिटेल में। उसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को देखा। जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशंस पेश हुए असम्बली के अंदर 3 ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशंस, उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया। आगे चलकर हमने ये भी देखा कि किस तरह से पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली डिज़ोल्व कर दी गई, फिर सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली बनाई गई और उस असम्बली के अंदर 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन पेश होता है और ये असम्बली इसको एक्सेप्ट कर लेती है और ये कॉन्स्टिट्यूशन 1956 के अंदर कंट्री के अंदर इन्फोर्स कर दिया जाता है। 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन को हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि क्या क्या उसके फीचर्स थे और जब असम्बली में पेश हुआ पॉलिटिकल पार्टीज़ का रिएक्शन भी हमने देखा डिटेल में। और फिर आगे चलकर उस कॉन्स्टिट्यूशन का जो फेलियर था, जो काजेज़ ऑफ फेलियर थे, उनको भी हमने डिटेल में डिस्कस किया कि क्यों ये 1958 में जाकर ये कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो जाता है और मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लग जाता है। 1958 में जो प्रेसिडेंट थे सिकंदर मिर्ज़ा, इन्होंने मुल्क के अंदर मार्शल लॉ इन्फोर्स कर दिया। अब मार्शल लॉ लगने के बाद जो अयूब खान थे, इनको चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया। अब जो अयूब खान थे, इन्होंने प्रेसिडेंट को उसकी सीट से रिमूव कर दिया और ख़ुद पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी बन गए और मार्शल लॉ भी इनके कंट्रोल में आ गया। यानी कि गवर्नमेंट भी इनके पास है और मार्शल लॉ के एडमिनिस्ट्रेटर भी यही हैं। अब अयूब खान ने प्रेसिडेंट बनने के बाद पाकिस्तान के अंदर कुछ सोशल, पॉलिटिकल और इकनॉमिक रिफॉर्म्स लाई। पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के अंदर भी कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलती हैं हिस्ट्री के अंदर। इन सारी चेंजेस को, अयूब खान के इन स्टेप्स को हम जब पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री करेंगे तो उसमें डिटेल में हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब इन सोशल, पॉलिटिकल, इकनॉमिक और फ़ॉरेन पॉलिसी के अंदर जो रिफॉर्म्स लाई, इनके साथ साथ प्रेसिडेंट अयूब खान ने पाकिस्तान के लिए एक सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तरफ भी डेवलपमेंट्स जारी रखी और 1960 के अंदर एक कमीशन बनाया जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन का नाम दिया। इसको शहाबुद्दीन कमीशन का नाम भी दिया जाता है। इस वीडियो से पहले एक वीडियो मैंने की थी जिसमें शहाबुद्दीन कमीशन को डिटेल में डिस्कस किया था। हमने देखा था कि किस तरह से शहाबुद्दीन कमीशन को ये टास्क दिया गया था कि पाकिस्तान में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके फेलियर इसने ढूंढने थे, किस वजह से वो फेल हुई, और फिर जो पाकिस्तान का नया कॉन्स्टिट्यूशन बनने जा रहा था उसके लिए कुछ रिकमेंडेशंस तैयार करनी थी। कमेटी ने उस रिपोर्ट की प्रिपरेशन के लिए जो स्टेप्स उठाए, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ के पास जाकर उनके इंटरव्यू भी लिए और एक सवालनामा भी बनाया। उसकी 28,000 कॉपीज़ उन्होंने भेजी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को, पॉलिटिकली इंडाइटेड पीपल को, और फिर वहाँ से उनको 6,000 के राउंड अबाउट रिप्लाईज़ आए। तो काफ़ी हेल्प हुई कमीशन की उससे, और कमीशन ने फिर एक रिपोर्ट प्रिपेयर की और उस रिपोर्ट को अयूब खान के सामने पेश किया। अयूब खान और उसकी कैबिनेट ने उस रिपोर्ट के अंदर कुछ चेंजेस लाई और फिर उस रिपोर्ट की बेस पर एक कमेटी तश्कील दी। और जो मंजूर कादर थे, जो अयूब खान के फॉरेन मिनिस्टर भी थे, इनके अंडर एक कमेटी बनाई, कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी का नाम दिया जाता है। इस कमेटी को ये टास्क दिया कि आपने पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करने, और कमेटी ने 1962 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार कर दिया और ये ड्राफ्ट पेश किया अयूब खान के सामने। अयूब खान ने 1 मार्च 1962 को इसको प्रोमलगेट कर दिया, यानी कि पास कर दिया, अपना एसेंट दे दिया। और 8 जून 1962 को ये कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के अंदर इन्फोर्स कर दिया गया। अयूब खान ने इसी दिन से पाकिस्तान के अंदर से मार्शल लॉ हटा दिया। पाकिस्तान में 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन पेश करते हुए अयूब खान ने यह कहा कि हमने पाकिस्तान के लिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रेफर किया है, चूज़ किया है कि यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनेगी। और उसकी कुछ जो है ना, उसके अयूब खान ने
प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कुछ बेनिफिट्स बताए। एक तो ये हमारी हिस्ट्री के साथ मैच कर रहे हैं और हमारे लिए बहुत मौजू है ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये ज़्यादा लाएबल है, इससे इंस्टेबिलिटी मुल्क के अंदर कम होगी। और दूसरा, इंस्टेबिलिटी जो मुल्क के अंदर उससे पहले रही या इसके बाद अगर कोई इंस्टेबिलिटी आती है तो हमारा यानी कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान जैसा डेवलपिंग कंट्री इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को अफोर्ड नहीं कर सकता। अब अयूब खान ने जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बेनिफिट्स बताए ये वाकई जेन्युइन थे, क्योंकि पाकिस्तान में इससे पहले जो भी गवर्नमेंट्स बनी थी वो डिज़ोल्व हो जाती थी, डिसमिस हो जाती थी। पॉलिटिकल पार्टीज़ काफ़ी ज़्यादा वीक थी, कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में पार्लियामेंट में बैठकर हुकूमत नहीं बना पाती थी, यानी कि कोई भी हुकूमत टिकती नहीं थी। तो बार बार इलेक्शंस की तरफ जाना ये एक मुल्क के लिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का बायस बनता है। और फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसका 5 साल का टेन्योर पूरा ना मिलना, इससे जो मुल्क में एग्जीक्यूटिव है उसके लिए मुश्किल हो जाता है लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाना और फिर उनको एग्जीक्यूट करना। तो इस तरह से मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा हो जाती है। अब ये जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सजेस्ट किया और इसके बेनिफिट्स बताए, आगे चलकर इसी सेशन के अंदर हम पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस कॉन्स्टिट्यूशन में प्रपोज की गई उसके फीचर्स देखेंगे कि प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर थी, किस तरह से एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से बिल्कुल अलग थलग काम कर रही है और वो फ्री हैंड उसको दिया हुआ है काम करने के लिए, और किस तरह से ज़्यादा चांसेस हैं कि प्रेसिडेंट अपने 5 साल पूरे करेगा। एग्जीक्यूटिव या कोई भी गवर्नमेंट बनती है तो वो अपने 5 साल की मुद्दत पूरी करेगी, तो वो फिर एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी भी बना सकती है और उसकी एग्जीक्यूशन भी कर सकती है। 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन था, 256 आर्टिकल्स थे, इसमें 12 पार्ट्स थे और 3 शेड्यूल थे। अब ये रिटन और नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, आर्टिकल्स क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और इसके पार्ट्स से क्या मुराद है और शेड्यूल क्या चीज़ें होती हैं, ये जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे तो तब जाकर हम ये सारी टॉपिक, इन सारी टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं इनके ऊपर एक सेशन लेंगे और इन सब को हम अंडरस्टैंड करेंगे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेम्बल के तौर पर शामिल किया गया। उर्दू और बंगाली को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया। अब जो यहाँ पे सिटीजन्स थे उनके फंडामेंटल राइट्स भी यहाँ पे मेंशन किए गए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन स्टार्ट में ये नॉन जस्टिफाइबल राइट्स थे, बाद में एक अमेंडमेंट हुई उस इन राइट्स को जस्टिफाइबल कर दिया गया। नॉन जस्टिफाइबल और जस्टिफाइबल राइट्स में क्या डिफरेंस है कि जो नॉन जस्टिफाइबल राइट्स हैं इन राइट्स को किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बस में सफ़र कर रहे हैं और आप सीट पे बैठे हुए हैं, कोई सीनियर सिटीज़न आपके पास आके खड़ा हो जाता है बस पे, आप उसको बैठने के लिए जगह नहीं देते, तो ये एक इमोरल बात ज़रूर है, लेकिन वो ओल्ड मैन किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जाके आपके ख़िलाफ़ कोई केस नहीं बना सकता कि जी मुझे जगह नहीं दी, मेरा राइट था बैठना, मैं सीनियर सिटीज़न। अगर आप उस सीनियर सिटीजन्स की कोई चीज़ छीन लेते हैं या उसके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, उसको प्रोटेक्शन, उसकी जान माल इज़्ज़त की तहफ़्फ़ुज़ जो है वो गवर्नमेंट ने उसको देना है, वो एक जस्टिफाइबल राइट है। तो इस केस में वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकता है और वहाँ पे आपके ख़िलाफ़ केस भी कर सकता है। 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड था, डेट मीन के इसके अंदर अमेंडमेंट्स लाना काफ़ी मुश्किल काम था। मुश्किल क्यों था कि अगर कोई भी अमेंडमेंट बिल पेश होता है असम्बली में और असम्बली उसको पास कर लेती है, यानी पार्लियामेंट से बिल पास हो जाता है, पास होने के बाद अगर अब प्रेसिडेंट के पास बिल आ जाता है, प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शन थे। एक तो वो अपना एसेंट दे देता है, बिल पास हो जाता है, वो लॉ बन जाता है, या फिर वो उस बिल को रिजेक्ट कर देता है, या फिर वो वापस असेंबली को भेज देता है और कुछ अमेंडमेंट्स उसमें सजेस्ट कर लेता है। अगर प्रेसिडेंट 30 दिन के अंदर अंदर बिल को कंसीडर नहीं करेगा, इग्नोर करेगा, तो फिर बिल कंसीडर किया जाएगा कि ये बिल जो है वो प्रेसिडेंट से एसेंट ले चुका है और ये बिल अब लॉ बन चुका है। अगर प्रेसिडेंट अमेंडमेंट बिल को रिजेक्ट कर देता है तो ये बिल दोबारा से असेंबली के पास जाएगा और असेंबली दोबारा से इसके ऊपर वोटिंग कर देगी। अगर असेंबली ने दूसरी बार फिर से बिल को 3/4 मेजॉरिटी या 75% मेजॉरिटी के साथ पास कर लिया तो फिर अगेन बिल प्रेसिडेंट के पास आएगा। अब प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शंस थे, या प्रेसिडेंट उस बिल को अपना एसेंट दे दे, फिर तो बात ख़त्म हो गई, वो लॉ बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये था कि प्रेसिडेंट उस बिल को इग्नोर कर दे। अगर इग्नोर करेगा तो 10 दिन के बाद वो बिल पास हुआ तस्वर होगा, वो फिर से लॉ बन जाएगा। और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास ये था
कि वो बिल को रेफरेंडम की तरफ रेफ़र करे, यानी कि बिल के ऊपर रेफरेंडम करवाया जाए। सेकंड टाइम प्रेसिडेंट के पास बिल को रिजेक्ट करने का ऑप्शन नहीं था। अब अगर प्रेसिडेंट बिल को रेफरेंडम की तरफ भेजता है और रेफरेंडम में जो इलेक्टोरल कॉलेज होगा वो उन 80,000 बेसिक डेमोक्रेट्स का होगा जो बेसिक डेमोक्रेसीज़ के मेंबर होंगे। अब 1958 से 60 तक जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाई थी अयूब खान ने, तो उसमें उन्होंने बेसिक डेमोक्रेसीज़ बनाई थी और इनमें 80,000 बेसिक डेमोक्रेट्स थे। इनको हम पॉलिटिकल हिस्ट्री जब करेंगे डिटेल में डिस्कस करेंगे तो किस तरह की इनकी हायरार्की थी। अब अगर वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ बिल को पास कर लेते हैं तो डेट मीन कि बिल प्रेसिडेंट से पास हुआ हुआ तस्वर होगा और अगेन से वो लॉ बन जाएगा। पाकिस्तान की नेशनल असम्बली ने 7 साल के अंदर 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन को 8 बार अमेंड किया। 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर प्रपोज की थी। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। वहाँ पे हमने देखा था कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर थी, एक हाउस ऑफ यूनिट और दूसरे हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ यूनिट के लोग जो होंगे वो प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। हाउस ऑफ पीपल में जो पार्टिसिपेंट होंगे उनको पब्लिक इलेक्ट करेगी डिफरेंट हलकों से। लेकिन 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्लियामेंट है वो यूनिकैमरल रखी गई, यानी कि पार्लियामेंट का सिर्फ एक हाउस होगा जिसको नेशनल असम्बली का नाम दिया जाएगा। इसमें 156 मेंबर होंगे जिनमें से 150 जनरल सीट से आएंगे और 6 सीटें यहाँ पे रिज़र्व की गई वुमेन के लिए। बाद में तादाद बढ़ाकर मेंबर्स की 313 कर दी गई। प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी को बरकरार रखा गया, यानी कि हाफ मेंबर जो होंगे वो ईस्ट पाकिस्तान से रिप्रेजेंट करेंगे नेशनल असम्बली में और हाफ मेंबर जो हैं वेस्ट पाकिस्तान के असम्बली के अंदर वेस्ट पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। नेशनल असम्बली 5 साल के लिए मुंतखब होगी और हर साल इसके 2 सेशन होंगे जिनमें से एक सेशन ईस्ट पाकिस्तान के कैपिटल ढाका के अंदर होगा। असम्बली की प्रोसीडिंग्स को किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता। एक लेजिस्लेटर जो है यानी कि लेजिस्लेटिव असम्बली या नेशनल असम्बली का जो मेंबर होगा वो प्रेसिडेंट की कैबिनेट का मेंबर नहीं बन सकता। डेट मीन लेजिस्लेचर के जो मेंबर हैं या पार्लियामेंट के वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं बन सकते। यहाँ पे ये सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल पेश किया गया, यानी कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म में होता ही यही है कि जो एग्जीक्यूटिव होती है वो लेजिस्लेचर से बिल्कुल अलग थलग काम करती है और जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के आगे रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होती। प्रेसिडेंट और उसके मिनिस्टर जो हैं वो नेशनल असम्बली के सेशंस को अटेंड कर सकते हैं। नेशनल असम्बली की अगर कोई सब कमेटी है उसकी कोई मीटिंग है वहाँ पर भी वो उसको भी अटेंड कर सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट और उसकी कैबिनेट लेजिस्लेचर के आगे रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। अगर कोई नेशनल असम्बली का मेंबर जो है वो ब्रीच ऑफ रूल करता है यानी कोई रूल तोड़ देता है असम्बली का, तो फिर स्पीकर क्या करेगा, उस मेंबर को नॉमिनेट करेगा और उसका एक रेफरेंस भेजेगा सुप्रीम कोर्ट को। अब सुप्रीम कोर्ट उस केस की छानबीन करेगी। अगर ब्रीचिंग ऑफ रूल उस मेंबर के ऊपर प्रूव हो जाता है तो उसको डिसीट कर देगी। 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई कि वो नेशनल असम्बली को डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन 3 ऐसे केसेस थे जिनमें प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर या नेशनल असम्बली को डिसॉल्व नहीं कर सकता। पहला केस ये था कि अगर असम्बली की मुद्दत पूरी होने में 120 दिन रहते हैं, यानी कि 120 दिन 3 महीनों के बाद असम्बली ने खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाना है और नए इलेक्शन होने, नए नुमाइंदों की सिलेक्शन होती है और नई एक लेजिस्लेटिव असम्बली बनेगी। तो उस केस में प्रेसिडेंट अब असम्बली को डिसॉल्व नहीं कर सकेगा। अगर प्रेसिडेंट के खिलाफ इम्पीचमेंट का नोटिस तैयार होकर स्पीकर को मौसूल हो चुका है तो इस केस में भी अब प्रेसिडेंट असम्बली को डिसॉल्व नहीं कर सकता। या फिर प्रेसिडेंट के खिलाफ इम्पीचमेंट पे वोटिंग हो चुकी है तो तब भी प्रेसिडेंट नेशनल असम्बली को डिसॉल्व नहीं कर सकता। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द प्रेसिडेंट 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका की फीचर था प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इससे पहले हमने 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन जब देखा था उसके फीचर्स देखे थे तो वहाँ पे हमें मिला थी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि पार्लियामेंट के 2 हाउसेस थे, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ यूनिट्स, और ये लेजिस्लेचर थी पाकिस्तान की। और एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो थी उसका हेड था प्राइम मिनिस्टर, यानी कि एग्जीक्यूटिव अंडर आ रही है प्राइम मिनिस्टर के और कंट्री अंडर आ रही है प्रेसिडेंट के। प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है और प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव है। प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल था पार्लियामेंट के सामने। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच का भी हेड है, यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो चीफ एग्जीक्यूटिव है
और दूसरी तरफ वो हेड ऑफ द स्टेट भी है, यानी कि दोनों पावर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट के पास है। और प्रेसिडेंट जो हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव है वो अपनी एक एग्जीक्यूटिव बनाएगा, अपनी एक कैबिनेट बनाएगा और काम करेगा, वो किसी भी लेजिस्लेचर के सामने रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिया गया, यानी कि जिसमें एक ही पर्सन जो है वो हेड ऑफ द स्टेट भी है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है। गवर्नमेंट मीन के हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव है। अयूब खान पहले सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद अयूब खान पहले प्रेसिडेंट बने पाकिस्तान के। अब जो प्रेसिडेंट है उसका इंतखाब 5 साल के लिए किया जाएगा और एक पर्सन 2 मरतबा से ज़्यादा पाकिस्तान का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। लेकिन अगर नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बलीज एक जॉइंट सेशन करती हैं और उसमें वो प्रेसिडेंट जो ऑलरेडी 2 मरतबा एक शख्स प्रेसिडेंट एज प्रेसिडेंट सर्व कर चुका है उसको ये परमिशन ग्रांट कर देती हैं कि वो तीसरी बार फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में एज कैंडिडेट अपीयर हो सकता है और वो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बन सकता है, तो उस सूरत में वो फिर से एलिजिबल हो जाएगा। अब जब इलेक्शन होंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, इसमें सिर्फ 3 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर 4, 5, 6 या उससे ज़्यादा कैंडिडेट्स हो जाते हैं तो नेशनल असम्बली 3 को सिलेक्ट करेगी और बाकियों को इनएलिजिबल कर लेगी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। अब जो पर्सन कैंडिडेट बनना चाहेगा प्रेसिडेंसी के लिए उसका मुसलमान होना भी लाजम है और उसकी एज मिनिमम 35 हो। अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो इलेक्टोरल कॉलेज होगा वो 80,000 बेसिक डेमोक्रेट्स पर मुश्तमिल होगा। ये जो बेसिक डेमोक्रेट्स हैं, मैंने ऑलरेडी इसी सेशन में पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि जो बेसिक डेमोक्रेट्स थे ये क्या थे, बेसिक डेमोक्रेसीज क्या थी, और फिर यूनियन कौंसिल, तहसील कौंसिल, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल, ये सारी एक हिरार्की थी जो अयूब खान में के टाइम में 1958 से लेकर 1960 तक पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाई थी, ये उनका पार्ट थी। तो हम इनको जब पॉलिटिकल हिस्ट्री करेंगे तो तब डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट एक एडवाइजरी बॉडी की तश्कील दे सकता है और इस बॉडी को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का नाम दिया गया था। ये बॉडी जो है वो महज एडवाइजरी बॉडी के तौर पर काम करेगी और प्रेसिडेंट के सामने रिस्पॉन्सिबल होगी, लेकिन लॉज की एग्जीक्यूशन में जो फाइनल डिसीजन का पावर होगी वो प्रेसिडेंट के पास होगी। प्रेसिडेंट किसी भी शख्स को अपॉइंट कर सकता है अपनी काउंसिल के अंदर, लेकिन वो पर्सन जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को एम्पावर किया था कि वो किसी भी अपनी काउंसिल में से किसी भी मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है। ना सिर्फ वो डिसमिस कर सकता है बल्कि वो 5 साल के लिए उसको डिसक्वालीफाई भी कर सकता है। पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट भी होगा और चीफ एग्जीक्यूटिव भी वही होगा, यानी कि गवर्नमेंट भी उसी की होगी और हेड ऑफ द स्टेट भी वही होगा और वो लेजिस्लेचर के सामने रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। प्रेसिडेंट वार भी डिक्लेयर कर सकता है। जो प्रेसिडेंट होगा उसकी एक काउंसिल होगी या कैबिनेट होगी जिसको कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स का नाम दिया गया। अब प्रेसिडेंट के पास ये पावर थी कि वो फाइनल डिसीजन कर सकता है। जो कैबिनेट है उसकी वो सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी के तौर पर काम करेगी, वो प्रेसिडेंट को डिफरेंट मैटर्स के अंदर एडवाइस करेगी। लॉज की एग्जीक्यूशन और पॉलिसीज़ बनाना, उनको एग्जीक्यूट करना, इन सब चीज़ों की अल्टीमेट पावर प्रेसिडेंट के पास थी कि वो कोई भी डिसीजन ले सकता है। प्रेसिडेंट कुछ की पोस्ट की अपॉइंटमेंट भी कर सकता था, जैसा कि प्रोविंसेस के गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा, सेंट्रल मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट, ऑडिटर जनरल की अपॉइंटमेंट वही करेगा, जजेस की अपॉइंटमेंट, इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, नेशनल फाइनेंस कमीशन। नेशनल फाइनेंस कमीशन का ये काम था कि जो सेंटर और प्रोविंसेस हैं या अमंग द प्रोविंसेस जो रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन है उसके मामलात को देखना। नेशनल इकनॉमिक काउंसिल और इसके अलावा अटार्नी जनरल किसी भी गवर्नमेंट को जो है वो लीगल मैटर्स के अंदर एडवाइस देता है कि वो पॉलिसीज़ बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बनाए और पॉलिसीज़ की एग्जीक्यूशन भी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक करे। सुप्रीम कमांड ऑफ द नेशनल डिफेंस, प्रेसिडेंट जो था वो नेशनल डिफेंस का सुप्रीम कमांडर था और जो मिलिट्री थी, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबल थी प्रेसिडेंट के आगे और मिलिट्री के अंदर जो की पोस्ट थी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, इन सब की अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ने करनी थी। लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट असम्बली का इजलास बुला भी सकता है और उसको रोक भी सकता है। प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई थी कि वो असम्बली को डिज़ोल्व कर सकता है और उसके साथ साथ उसकी अपनी सीट भी चली जाएगी, यानी कि दोबारा से इलेक्शन होंगे, अब वो उसमें सिलेक्ट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। प्रेसिडेंट नेशनल असम्बली से खिताब कर सकता है। कुछ बिल ऐसे होंगे जो प्रेसिडेंट की
कंसेंट के बगैर असम्बली के अंदर पेश नहीं किया जा सकते। फॉर एग्जांपल प्रिवेंटिव डिटेंशन की तरह के बिल। प्रेसिडेंट किसी भी बिल को रेफरेंडम की तरफ रेफ़र कर सकता है। इसी सेशन के अंदर पीछे हमने देखा था कि अमेंडमेंट बिल जो है प्रेसिडेंट वो रेफरेंडम को रेफ़र कर सकता है, उसके ऊपर रेफरेंडम करवा सकता है। वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट नेशनल असम्बली से कोई भी बिल पास हो उसको वीटो कर सकता है, यानी कि रिजेक्ट कर सकता है। ये चीज़ भी हम ऑलरेडी इसी सेशन के अंदर पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि जब अमेंडमेंट बिल पहली मरतबा प्रेसिडेंट के पास जाता है तो वो उसको रिजेक्ट कर सकता है। अगर असम्बली फिर से उसको 3/4 मेजॉरिटी के साथ पास करती है तो प्रेसिडेंट उसके ऊपर रेफरेंडम बुला सकता है। रेफरेंडम के थ्रू उस बिल को रिजेक्ट किया जा सकता है या फिर पास किया जा सकता है। पावर्स टू इशू ऑर्डिनेंसेस। अब प्रेसिडेंट जो है किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर लेजिस्लेचर का इजलास नहीं है मुतवक्का, तो प्रेसिडेंट कोई भी ऑर्डिनेंस बुला के उसको प्रोमलगेट करके यानी कि पास करके मुल्क के अंदर इन्फोर्स करेगा और उस ऑर्डिनेंस की वही पावर होगी, वही हैसियत होगी जो एक लेजिस्लेचर ऑर्डिनेंस पास करती है और उसको मुल्क के अंदर इन्फोर्स किया जाता है। लेकिन वो ऑर्डिनेंस वो जितना जल्द हो सके नेशनल असम्बली में पेश किया जाएगा। अब असम्बली उसके ऊपर वोटिंग करेगी, वो उसको रिजेक्ट भी कर सकती है और उसको प्रोमलगेट भी कर सकती है, ला के हिस्सा भी बना सकती है। लेकिन प्रेसिडेंट प्रोविंसेस के रिलेटेड कोई भी ऑर्डिनेंस जारी नहीं कर सकता। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन ने नेशनल असम्बली को ये पावर दी थी कि वो प्रेसिडेंट के खिलाफ इम्पीचमेंट ला सकते हैं, यानी कि उसको उसके ऑफिस से रिमूव कर सकते हैं। अब इम्पीचमेंट का जो बिल होगा उस पर 33.33% मेंबर्स के दस्तखत होना लाजमी है बिफोर इट्स सबमिशन टू द स्पीकर। जब स्पीकर के पास इम्पीचमेंट बिल सबमिट हो जाएगा उसके बाद स्पीकर नेशनल असम्बली का एक इजलास बुलाएगा और उसके अंदर उस बिल को पेश करते हुए वोटिंग करवाएगा। अगर 75% मेंबर्स यानी कि 3/4 मेजॉरिटी उस बिल के हक में वोट दे देती है तो प्रेसिडेंट को उसके ऑफिस से रिमूव कर दिया जाएगा। अगर रेजोल्यूशन प्रेसिडेंट के खिलाफ फेल हो जाता है तो नेशनल असम्बली के जिन मेंबर्स ने रेजोल्यूशन तैयार करके पेश किया था उनको उनके ऑफिस से रिमूव कर दिया जाएगा, यानी कि वो डी-सीट हो जाएंगे। स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड फेडरल सिस्टम। अब 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो सब्जेक्ट्स थे उनको फेडरल, प्रोविंशियल और कंकरेंट लिस्ट में डिवाइड किया था। जो कंकरेंट लिस्ट होगी उसके ऊपर अगर लेजिस्लेशन प्रोविंसेस करते हैं और सेंटर भी करता है तो सेंटर की जो लेजिस्लेशन होगी वो ओवरराइड करेगी प्रोविंसेस की लेजिस्लेशन को। इन अदर वर्ड जो नेशनल इंटरेस्ट के जितने भी बिल होंगे, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो सकता है, नेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल ट्रीटीज, इसके अलावा डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंशियल जो सिस्टम होगा सारे का सारा उसके ऊपर लेजिस्लेशन दे देगी सेंटर को। तो इस तरह से 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था एज कम्पेयर टू प्रोविंसेस। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होंगी उनका हेड होगा गवर्नर, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड था प्रेसिडेंट, यानी कि वो सेंटर में चीफ एग्जीक्यूटिव भी था और हेड ऑफ द स्टेट भी था। प्रोविंसेस में जो गवर्नर होगा वो चीफ एग्जीक्यूटिव भी होगा, वो हेड ऑफ द प्रोविंस भी होगा, यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का हेड भी वही है, एग्जीक्यूटिव भी वही है और गवर्नर और उसकी कैबिनेट होगी जो लॉज की एग्जीक्यूशन करेंगे और वो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के सामने रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। वो प्रोविंशियल असम्बली को डिसॉल्व भी कर सकता है, उसके खिलाफ भी इम्पीचमेंट उसी तरह से लाई जा सकती है जिस तरह से सेंटर में प्रेसिडेंट के खिलाफ लाई जा सकती है। फेडरल जुडिशरी द सुप्रीम कोर्ट। 62 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एक सुप्रीम कोर्ट होगा पाकिस्तान का, या उसको फेडरल कोर्ट भी आप कह सकते हैं, और उसमें एक चीफ जस्टिस होगा और उसके साथ मावन जजेस मौजूद होंगे। प्रेसिडेंट जो होगा वो चीफ जस्टिस को और बाकी जजेस को अपॉइंट करेगा। ये चीज़ हम ऑलरेडी प्रेसिडेंट की पावर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर एक पर्सन चीफ जस्टिस बनना चाहता है पाकिस्तान का तो उसके क्या क्या क्राइटेरियाज हैं उसके लिए, एलिजिबिलिटी के लिए? वो पाकिस्तान के सिटीज़न होना चाहिए, उसको कम से कम उसके लिए लाजम है कि उसने हाई कोर्ट के अंदर 5 साल एज जज काम किया हो, और इसके अलावा हाई कोर्ट के अंदर उसने मिनिमम 15 साल के टाइम वो एडवोकेट रहा हो, वहाँ पे वकालत की हुई हो। जो सुप्रीम कोर्ट होगी वो एपलेट, एडवाइजरी और ओरिजिनल जुरिसडिक्शंस होगी उसके पास। एपलेट कोर्ट होगी डेथ पीन कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट के किसी भी फैसले को वहाँ पे चैलेंज किया जा सकता है। अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो प्रेसिडेंट और उसकी एग्जीक्यूटिव को एडवाइस देगी लॉज की एग्जीक्यूशन में। इस्लामिक प्रोविजंस। 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इस्लामिक प्रोविजंस भी शामिल की गई थी, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। उसको प्रेम्बल के तौर पर यहाँ पे शामिल किया गया था। नेम ऑफ द कंट्री इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ
पाकिस्तान रखा गया। अब स्टेट वो तमाम की तमाम स्टेप्स उठाएगी जिससे जो मुस्लिम्स हैं पाकिस्तान के, वो इस्लाम की टीचिंग्स के अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। पाकिस्तान में कोई भी ला इस्लाम, कुरान और सुन्नत की टीचिंग्स के अगेंस्ट पास नहीं हो सकता। प्रेसिडेंट मुसलमान होना चाहिए। कुरान और सुन्नत की एजुकेशन को कंपलसरी करार दिया गया, यानी कि अगर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल की एजुकेशन है तो उसमें भी इस्लामिक स्टडीज़ होंगी। स्टेट ज़कात, वक्फ और मस्जिदों के लिए प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी। ज़कात की कलेक्शन, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, वक्फ और फिर इसी तरह से मस्जिदें जो हैं उनकी मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन और वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी उसकी सैलरीज वगैरह, इन सब के लिए गवर्नमेंट फंड्स का तयन करेगी और इन सारी चीज़ों को मेंटेन करेगी, प्रमोट करेगी। माशरे में से बुराइयों को ख़त्म करने के लिए स्टेट स्टेप्स उठाएगी। एक इस्लामिक एडवाइजरी काउंसिल प्रेसिडेंट ने अपॉइंट करनी होगी और इसके अलावा इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कायम किया जाएगा। पाकिस्तान है एज स्टेट, ये दुनिया के जो भी मुस्लिम ममालिक हैं उनको एक दूसरे के करीब लाना, उनके दरमियान में यूनिटी कायम करने के लिए काम करेगी।